जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। ठीक है, तो अपन पहले देखते हैं भारत के भूगोल का सिलेबस क्या है और ये किन किन एग्जामों के लिए उपयोगी रहने वाली है क्लास। ठीक है, सबसे पहले अपन उपयोगिता की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये उपयोगी रहेगी, ठीक है, एसआई के लिए। एसआई का जो सिलेबस है वो इसमें कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, पटवार के लिए, ठीक है, और रीट के लिए, ठीक है, और इसमें देखेंगे अपन वनपाल के लिए, ठीक है, और आरएस प्रीलिम्स के लिए। इतनों के लिए ये क्या रहेगी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, अपन देखो एसआई का अध्ययन कर रहे हैं। एसआई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसका लेवल अच्छे से रहने वाला है। सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला टॉपिक रहेगा अपना भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, दूसरा है अपना भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है, तीसरा रहेगा अफवाह तंत्र या अपन क्या कह सकते हैं नदियां। फिर अपन नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं आगे रहेगी भारत की जो मृदा है उसके बारे में, खनिजों के बारे में। ठीक है, फिर अपन देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, फिर देखेंगे वन्य जीव। ठीक है, यहाँ क्या देख लेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह सबकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास की भी चर्चा करेंगे अपन। फिर अपन चर्चा करेंगे परिवहन एवं मुख्य परिवहन मार्गों की। ठीक है, और लास्ट में है पर्यावरणीय समस्याएं एवं पारिस्थितिकी मुद्दे। तो पारिस्थितिकी मुद्दों के अंतर्गत भी अपन क्या कर सकते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्यों का अध्ययन कर सकते हैं। इनका अपन क्या करेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले देखते हैं अपन, सबसे पहला टॉपिक रहेगा, ये बेसिक है अपना, पृथ्वी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये क्या बेस है, आधार है अपने भूगोल का। सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये पृथ्वी क्या होती है। तो पृथ्वी एक सौर परिवार का सदस्य है और एक ये क्या है, ग्रह है, जो सूर्य के परिक्रमा लगाती है और अपनी अक्ष पे किधर से किधर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमती रहती है। थोड़ी अपन मोटी मोटी पृथ्वी की चर्चा करते हैं, फिर अपन अपने टॉपिक पे आते हैं अक्षांश और देशांतरों के लिए। ठीक है, जो अक्षांश और देशांतर पढ़ने से पहले अपन भूमिका बनाते हैं, अक्षांश देशांतरों की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले आपको पता है पृथ्वी क्या है, ग्रह है। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये अपनी जो धुरी उस पर घूमता है। ठीक है, घूमता है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, और पृथ्वी भूमध्य रेखीय व्यास की चर्चा करते हैं अपन, और भूमध्य रेखीय परिधि की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है, 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, और परिधि की बात करते हैं तो भूमध्य रेखीय परिधि है अपनी 40,075 किलोमीटर की है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं ध्रुवों। ठीक है, ध्रुवीय व्यास की चर्चा करेंगे। तो ध्रुवीय व्यास है अपना 12,713 किलोमीटर, और जो परिधि होगी वो होगी 40,008, या कई बुकों में क्या दे रखा है, 40,000 किलोमीटर दे रखा है। अब अपन पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात करते हैं। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं, देखो इतना विशाल ग्रह है, इस विशाल ग्रह पे, ठीक है, और इसकी घूर्णन गति की बात कर लेते हैं। तो घूर्णन गति है कि 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, और ध्रुवों पर घूर्णन गति की बात करें तो 0 आ जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से इतने विशाल ग्रह पर किसी बिंदु, स्थान या किसी देश का स्थिति जानना बहुत कठिन होता है। ठीक है, जिस प्रकार से अपन देख लेते हैं, ये अपनी क्या है, पृथ्वी है यहाँ। ठीक है, अपन को पता ही नहीं है कि ये इस बिंदु की स्थिति क्या है पृथ्वी पर। ठीक है, इसीलिए क्या किया कि किसी बिंदु की स्थिति जानने के लिए भूगोलवेताओं ने क्या किया, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कल्पना की। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं।
कौन सी रेखाएं हैं ये? काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ये क्या की है, जो पृथ्वी की सतह के समानांतर है उसके पृथ्वी की सतह के समानांतर इनको क्या गया है, माना गया है, ये खींची नहीं गई हैं। क्या है ये? कल्पना मात्र हैं और काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अब अपन आगे की तरफ। ये देखो, इनकी कल्पना करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ से, ये अपनी क्या है, पृथ्वी है पूरी की पूरी, या अपन कह सकते हैं ग्लोब है। ग्लोब को अपन बीचों बीच से क्या करते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, अपन ये हो गया अपना एक रेखा। ठीक है, ये रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। भू यानी पृथ्वी, मध्य यानी मध्य की। ठीक है, रेखा भूमध्य रेखा। इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अक्षांशों की जननी। ठीक है, अक्षांशों की जननी। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इंग्लिश में बोलेंगे तो इक्वेटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही भूमध्य रेखा पृथ्वी पे अपन मान लेते हैं ये काल्पनिक रेखा, तो ये देखो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। एक तो ये ऊपर वाला भाग और एक ये नीचे वाला भाग। ठीक है, 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो अपन कह सकते हैं पृथ्वी क्या है, देखो पृथ्वी के, देखो इससे पता लगता है क्या, एक तो क्या है व्यास है जो भूमध्य रेखीय व्यास है, और एक क्या है ध्रुवीय व्यास। दोनों में क्या है डिफरेंस है। इसीलिए पृथ्वी क्या है संपूर्ण गोलाकार न होकर क्या है, जो बीच भूमध्य रेखा से तो क्या है उभरी हुई है, और जो ध्रुव है उनसे क्या है ये थोड़ी सी चपटी या बैठी हुई है। ठीक है, इसीलिए क्या आए हैं, अलग अलग डाटा सामने आए हैं भूमध्य रेखीय व्यास और परिधि के। ठीक है, इस हिसाब से अपनी पृथ्वी के 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, तो 2 गोलार्ध बन गए। ठीक है, किसी गोले को अपन बीच से काट देते हैं तो 2 गोलार्ध बन जाते हैं। जिस प्रकार से अपन देखते हैं जो घरों में जो अपन कह सकते हैं जो नारियल आता है उसको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, तो एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। इसी प्रकार से क्या अपनी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीच में क्या ये अपन कह सकते हैं जो बॉल होती है टेनिस की बॉल, बीच से उस ब्रेक हो जाती है तो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, 2 गोलार्ध बन जाते हैं। उसी प्रकार से ऊपर वाले गोलार्ध को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और जो ये नीचे वाला भाग है इसे क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया होगा कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। भूमध्य रेखा को बीच से मान लेते हैं तो भूमध्य रेखा एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ 2 भागों में विभाजित कर देती है, या अपन कह सकते हैं 2 भागों में बांट देती है। तो इसे क्या कहते हैं? ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। अब अपन देखते हैं ये क्या है, यहाँ एरिया। ठीक है, ये पर्टिकुलर ये बिंदु क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव है। और जो ऊपर वाला बिंदु है ये क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो, अब होती हैं, आपने नाम सुना होगा, एक उत्तरी अक्षांश होती हैं और एक दक्षिणी अक्षांश होती हैं। ठीक है, इनमें कंफ्यूज होता है तो इनके आज कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध में रहेंगी यहाँ, ठीक है, ऊपर वाले भाग में जो रेखाएं खींचेंगे अपन उसे क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। उत्तरी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। और जो नीचे वाले भाग में जो रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, दक्षिण अक्षांश रेखाएं।
ठीक है। ये अपने मोटा मोटा परिचय देख लिया है अपनी पृथ्वी का और भूमध्य रेखा का। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, उत्तरी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ये अपन ने देख लिया है। अब अपन चर्चा करते हैं अक्षांश रेखाओं की। ठीक है, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी की सतह के समानांतर, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर समान कोण वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं। यहां देखो अपने परिभाषा क्या लिखी है उसके अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। ठीक है, ये लीजिए, सबसे पहले अपन ने क्या कहा, वे काल्पनिक रेखाएं जो भी पृथ्वी के ऊपर देखो ये खींची गई हैं, ये क्या है, टोटल की टोटल क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और अक्षांश रेखाओं में हमेशा आधार किसको मानते हैं, तो भूमध्य रेखा को। ठीक है, भूमध्य रेखा को आधार मानकर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, परंतु इसमें देखो क्या होता है कि निश्चित भूमध्य रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर समान कोण वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। तो अब अपन देख लेते हैं पृथ्वी का, ये अपन ने क्या किया है, ये पृथ्वी का केंद्र है, बीच वाला भाग है, अंदर वाला। ठीक है, पृथ्वी का अंदर वाला भाग है ये। अब अपन ने क्या किया, ये क्या है, अपनी भूमध्य रेखा है। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर से दर्शाता हूं। ये क्या है, अपनी भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से क्या माना है, इसको आधार माना है। तो भूमध्य रेखा देखो ये अपनी क्या है, 0 डिग्री है, इस हिसाब से ये क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा कैसी हुई, ऐसे हो गई। ठीक है, ये क्या है, अपनी भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा से केंद्र की तरफ जो अपने भूमध्य रेखा के केंद्र। ठीक है, अब देखो दूसरा अपन देखते हैं, यहां आते हैं, ये देखिए आप यहां। ठीक है, अब देखो अक्षांश रेखाएं खींची कैसे गई हैं, अब यहां एकदम से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, अपना पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र है, और ये क्या अपनी भूमध्य रेखा है। ये देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री, तो ये क्या हो गया, 0 का कोण हो गया। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, ये 60 डिग्री का कोण मानते हैं यहाँ से। ठीक है, ये 0 डिग्री है और ये 10 डिग्री का कोण है, सॉरी 60 डिग्री का नहीं है, 10 डिग्री का कोण है। ठीक है, ऐसा का ऐसा कोण यहाँ, इसको आधार मानते हुए अपन यहाँ से खींचेंगे, ये आधार मान लिया, और ये हो गया 10 डिग्री का कोण यहाँ। फिर ऐसे कोण यहाँ आ गया, ये कोण यहाँ आ गया, ये कोण यहाँ, ये कोण यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो अपनी जो इसमें क्या कहा है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर समान कोण वाले बिंदुओं को। ठीक है, ये क्या हो गया, पृथ्वी का केंद्र। ठीक है, और यहाँ से समान कोण कौन सा, 10 डिग्री है कोण पे जो बिंदु मिल रहे हैं अपन को ये। ठीक है,
इनको जो रेखा मिलाएगी वो क्या कहलाएगी? अपनी अक्षांश रेखा। तो ये 10 डिग्री का है, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? 10 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अपन देखते हैं 20 डिग्री। तो 20 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है? ये। इसी प्रकार से 20 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ, 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 यहाँ। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगी? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से अपन देखते हैं 30 डिग्री का। 30 डिग्री का यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब दूसरे कलर से देखते हैं अपन, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ, 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 यहाँ। तो ये क्या हो गई? 30 डिग्री। इसी प्रकार से अपन ऊपर चलते जाएंगे, 40 डिग्री का बनाएंगे, 50 डिग्री का, 60 डिग्री का, 70 डिग्री का, 80 डिग्री और 90 डिग्री क्या आएगा? यहाँ ही आएगा। जो अपना दक्षिणी दूर सॉरी उत्तरी दूर है उस पर क्या आ जाएगा? अपना 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आ जाएगी। इस हिसाब से क्या है, ये क्या कहलाती है? अपनी एक बिंदु के रूप में प्राप्त होती है अक्षांश रेखा न होकर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये एक डिग्री के अंतराल पे खींची गई है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ। तो टोटल कितनी आ जाएंगी? 90। ठीक है, 90 आ गई यहाँ, 90 दक्षिणी ध्रुव में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो कितनी हो गई? 180 रेखाएं हो गई ना। ठीक है, और एक जो अपनी क्या है? भूमध्य रेखा है, तो कितनी हो जाएंगी? 181 हो जाएंगी टोटल। ठीक है, इस हिसाब से आपको पूछे टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो 181 अक्षांश रेखाएं हैं। परंतु ये देखो रेखा न होकर क्या है? बिंदु है। ऐसा का ऐसा यहाँ बिंदु मिलेगा अपन को। तो इसी प्रकार से 180 में से 2 निकालेंगे तो कितनी रह जाएंगी? 179 क्या है? शुद्ध रूप से अपनी अक्षांश रेखाएं, या कह सकते हैं अक्षांश वृत्त। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अक्षांश वृत्त, अक्षांश वृत्त। ठीक है, तो अपनी पृथ्वी पर कितने अक्षांश वृत्त माने गए हैं? क्वेश्चन आए तो कितने आएंगे? 179 आएंगे। ठीक है, पूरे अक्षांशों की बात करें, कुल अक्षांश कितने हैं? तो कुल अक्षांश कितने हैं? 181 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो इसकी कमी है वो कैसे होती है अपन देखते हैं इधर की तरफ। ठीक है, आगे अपन देखते हैं और ये देख लेते हैं यहाँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या है? उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, यह बिंदु के रूप में, ये देखो ये क्या है? एक अक्षांश रेखा है। एक ये क्या है? अक्षांश रेखा है। एक ये क्या है? अक्षांश रेखा है। एक ये भी क्या है? अक्षांश रेखा है। इस हिसाब से अपनी अक्षांश रेखाएं हैं, और जो ये ध्रुव है उत्तरी ध्रुव उस पर क्या है? एक बिंदु के रूप में प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से अक्षांश रेखाएं वृत्त हो, रेखाएं न होकर क्या है? वृत्त हैं। ठीक है, आज तक अपन क्या पढ़ते आए हैं कि रेखाएं हैं। रेखाएं तो अपन ऐसे कह रहे हैं, परंतु है एक्चुअल में क्या है? ये वृत्त हैं। और वृत्त क्या है? एक वृत्त नहीं होता है उत्तरी ध्रुव वाला, और एक वृत्त नहीं होता है दक्षिणी ध्रुव वाला। इसी प्रकार से 2 की कमी आती है। तो अक्षांश वृत्तों की बात करें तो कुल कितने हो जाएंगे? 179 अक्षांश वृत्त होते हैं। ठीक है, अब थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं अपन यहीं। अब देखो 2 अक्षांश रेखा हैं। ठीक है, एक तो ये अक्षांश यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, एक तो ये अक्षांश रेखा है और ये अक्षांश रेखा है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में ये जो अपना भाग आया है, ये क्षेत्रफल है बीच वाला। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की, ठीक है, क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? तो कटिबंध कहा जाता है, कटिबंध। ठीक है, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। और दोनों दो अक्षांशों के मध्य की दूरी हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। जिस प्रकार से ये दूरी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। सभी रेखाओं के मध्य की दूरी क्या रहती है? हमेशा समान रहती है। कितनी रहती है? 111 किलोमीटर की। ठीक है, एक फैक्ट और देखते हैं। आपको देखो ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो उत्तरी ध्रुव है इसके पास में छोटा सा सर्कल बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, और ये लास्ट में सबसे बड़ा बन रहा है। तो इसका जो कंक्लूजन क्या निकलता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है। अपन कह सकते हैं अक्षांश वृत्तों की लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इधर थोड़ा सा और देख लेते हैं। इधर वाले
इसको ले आते हैं यहाँ, ठीक है। या नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाले को देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने क्या है, ये क्या हो गई अपनी भूमध्य रेखा हो गई। फिर देखो ये क्या हुआ, एक 10 डिग्री आ गई, 20 डिग्री आ गई, 30 डिग्री आ गई। देखो ये छोटी छोटी होती जा रही है ना, लास्ट में देखो छोटी सी मिल रही है अपन को, ये छोटी हो रही है, ये थोड़ी बड़ी हो रही है। मतलब कि दोनों तरफ से सत्य है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश वर्तों की लंबाई कम हो जाती है, और इसका उल्टा क्या है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर जाने पर अक्षांश वर्तों की लंबाई बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा की बात करें तो क्या होगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहलाती है, ठीक है। ध्रुवों पर तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो एकदम पॉइंट के रूप में आती है, या अपन कह सकते हैं 0 हो जाती है। अब कुछ और चर्चा करते हैं अपन यहाँ। अब कुछ विशेष अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, विशेष अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, एक ग्लोब मान लेते हैं अपन इसको, ठीक है। ये क्या हो गया, बीच से क्या हो गई अपनी भूमध्य रेखा, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। ये क्या हो गया, दक्षिण ध्रुव। अब देखो यहाँ क्या है, ये कर्क रेखा, सॉरी मकर रेखा, और ये क्या है, कर्क रेखा। इसे क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। और इसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। और ये आपके सामने आ गई 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। इसे क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। और ये क्या हो गई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ये कुछ स्पेशल जो अक्षांश रेखा है उनके नाम हैं। और एक ये क्या हो जाती है अपनी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसे क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त, ठीक है, आर्कटिक वृत्त। अब अभी अपने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि दो अक्षांशों के मध्य की जो बीच का क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, कटिबंध कहते हैं। तो इसी प्रकार से अपन कुछ विशेष कटिबंध होते हैं, जैसे ये है बीच वाला, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो कटिबंध होता है उसे क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है। क्योंकि यहाँ सूर्य साल पर क्या रहता है, इन दोनों के मध्य लंबवत रहता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वापस आ जाता है, यहाँ ऐसे चलता रहता है, ठीक है। फिर देखो ध्रुवों पर क्या होता है, सूर्य 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात, और यहाँ तिरछी किरणें पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बर्फ जमी हुई रहती है, तो इसे क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध, ठीक है, शीत कटिबंध, ठीक है। या अपन इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिण शीत कटिबंध हो गया। इसी प्रकार से यहां उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक है। और देखो यहां क्या है, उष्ण है, गर्मी है, और यहां शीत है, तो थोड़ा थोड़ा उष्ण और थोड़ा थोड़ा शीत दोनों रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये उत्तरी शीतोष्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है।
इस हिसाब से ये अपने क्या हो गए, जो स्पेशल जो कटिबंध थे उनकी भी अपन ने चर्चा कर ली है। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे चलेंगे। इसके अंदर देख लिया अपन ने, यहां आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन देशांतर रेखाएं। ठीक है, आपको पता है देशांतर रेखाएं भी क्या है, एक वे काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, परिभाषा देखते हैं, वे काल्पनिक रेखाएं ठीक है, जो क्या करती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती हैं, अपनी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, क्या काम करती हैं, ये उत्तरी ध्रुव को क्या करती हैं, दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं और साथ में क्या करती हैं, अक्षांश रेखाओं के लंबवत होती हैं। ठीक है, वैसे कोई परिभाषा पूछी नहीं जाती है, परंतु अपन इनका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं और अक्षांश रेखाओं के लंबवत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं से क्या होता है, अपना टाइम निर्धारण भी देशांतर रेखाओं से ही होता है। अब अपन चलते हैं ग्लोब की ओर और देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, अपन ले लेते हैं एक और अपना जो, ठीक है, ये देखिए। अब अपन किसकी चर्चा करेंगे, देशांतरों की चर्चा करेंगे। तो देशांतरों की चर्चा करने के लिए अपने पास ये आ गया है आपके सामने। ये देखिए देशांतर रेखाएं, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। और ये क्या हो गई अपनी देशांतर रेखाएं। ठीक है, इस हिसाब से देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। ठीक है, और क्या होती हैं, अक्षांशों के लंबवत होते हैं। ये क्या है, अपनी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं, ये जो देखो यहां से क्या है, यहां जा रही है। ठीक है, ये एक अक्षांश देशांतर रेखा है और एक ये ऊपर वाली देशांतर रेखा है। ठीक है, ये टोटल एक देशांतर रेखा है, पृथ्वी को क्या कर रही है, दो भागों में विभाजित कर रही है। इधर वाले भाग को क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ठीक है, और इधर वाले भाग को क्या कहेंगे, इसको पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, जो इसमें जो ये देशांतर रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये क्या कहलाएंगी, पूर्वी देशांतर रेखाएं। और जो इधर वाले में दिखाई दे रही हैं आपको, ये क्या कहलाएंगी, पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी देशांतर रेखाओं में कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो लाइन है अपनी भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे अपन, उत्तरी गोलार्ध। और इसमें जो ये रेखाएं हैं क्या कहलाएंगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, अगर कोई मान लेते हैं यहाँ कोई देश है, यहाँ, ठीक है, यहाँ कोई देश है यहाँ, तो उसका क्या होगा, ये किस गोलार्ध में है, तो ये देखो ऊपर देखेंगे तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और इधर देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहाँ स्थित होगा। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं और देख लेते हैं, इनको इधर लेके आते हैं मैप को, ये देखते हैं अपन। ठीक है, इसी मैप से अपना दोबारा रूबरू हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, एक ये देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, जो कहाँ से गुजर रही है, लंदन के ग्रीनविच शहर से। इसे क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा या विश्व की समय निर्धारक रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये हो गई 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करते करते यहाँ तक कितनी आ गई, 180। ठीक है, ठीक है, और इसी प्रकार से ये तो पूर्वी गोलार्ध में खींची गई रेखाएं हैं। ठीक है, और ये पश्चिमी गोलार्ध में खींची गई रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में क्या आ जाएंगी, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाएं दोनों होकर क्या है, एक ही रेखाएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं अपन, ये क्या है, 0 से शुरू करते हैं इधर, तो टोटल कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 360। ठीक है, ये 2 हैं तो इसको क्या गिनेंगे, 1 काउंट करेंगे, और ये 0 वाली को और मिला देंगे तो ये पूरी 360 रेखाएं हो जाएंगी।
ये तो हो गई अपनी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, पूछे तो 360 हो जाती है। ठीक है, क्या एक एक डिग्री पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमेशा एक एक डिग्री पर ही मानी गई हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। फिर अपन चर्चा करते हैं, ये देखो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य एक देशांतर ये है और एक देशांतर ये है। ठीक है, ये दो देशांतर हैं 0 डिग्री और इसको अपन एक डिग्री मानते हैं। तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी हमेशा भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है तो किस पे होती है, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लास्ट में तो 0 ही प्राप्त होती है अपन को। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर दो देशांतरों की मध्य की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से अपन चलते हैं, यहाँ 45 डिग्री पे आ जाती है 79 किलोमीटर। ठीक है, और ध्रुवों पर बात करें तो 0 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से देशांतर हो गई अपनी। और अब अपन देखते हैं जो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कितने डिग्री का, 360 डिग्री का कोण। 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है कितनी, 360। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लगाएगी, 4 मिनट का समय लगाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अब अपन आगे चर्चा करेंगे इसका। जैसे अपन देखेंगे अपनी 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, जो मानक समय रेखा है, वो 0 डिग्री से कितनी आगे होगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं, यहाँ आ गया 82 और यहाँ से 82.5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी आगे रहेगा अपना समय। ठीक है, तो ये रहेगा, देखो 1 डिग्री बराबर क्या होती है, 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री बराबर कितनी हो जाएंगी अपनी 330 मिनट हो जाती हैं। और 330 मिनट को अपन घंटे में चेंज करेंगे तो कितनी आ जाएंगी, 5 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, अपना भारत का समय जो ग्रीनविच रेखा से कितना आगे रहता है, 5.5 घंटे। इस प्रकार से मैं आशा कर रहा हूँ कि जो भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये जरूरी था, ये फंडामेंटल था अपने भूगोल के लिए। अब अपन कल से बात करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार की। जय हिंद, जय भारत।